दोस्तों, स्वागत है आपका डिजेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन क्या होता है, ये कैसे दिखती है, इसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्या फॉर्मेट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका कोई अपना बिजनेस है और आपको अपने बिजनेस के लिए या जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पे लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए या आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, ठीक है? और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मैं लेके आओ, उसके बाद मैं देखूँगा, उसका एनालिसिस करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन-कौन से पार्ट होते हैं डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। दोस्तों, हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले हमें ये दिखाना होता है कि जो हमारे सबसे पहले हमें एक स्नैपशॉट दिखा देंगे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है? कि आपकी क्या कैपेसिटी होगी, कितनी एनुअल सेल होगी, क्या उससे रेवेन्यू आएगा, ये सब कितनी वर्किंग कैपिटल की उसमें रिक्वायरमेंट होगी। और जो आपके फंड्स होंगे वो कहाँ-कहाँ से आप अरेंज करोगे, क्योंकि जो भी आप बैंक के पास जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका वो जो प्रोजेक्ट में ₹100 लगाने हैं, ₹100 लगाने हैं, तो 100 के 100 बैंक आपको फाइनेंस करेगा। तो वहाँ पे कुछ बैंक जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, जो भी आपकी नेट नेट वेल्थ होगी, आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप नया स्टार्टअप लगाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे बैंक की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो कुछ रेशो में आपको फंडिंग करेगा, कुछ परसेंटेज आपको खुद से लगानी पड़ेगी। सपोज़ करो अगर आपका ₹100 का प्रोजेक्ट है, तो बैंक बोलता है कि नहीं, मैं 66% आप लगाओ और 33% नहीं, सॉरी, 66% का मैं लोन करता हूँ, 33% आप खुद से आपको लगाना पड़ेगा, 40% खुद से लगाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी होती हैं। तो उसके बाद हमें क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा वो हमारा कहाँ-कहाँ पे सेल होगा, उसका क्या, वो सिर्फ डोमेस्टिक सेल होगा या एक्सपोर्ट में करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करनी होती हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसका कोई मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। जैसे अगर हम सीएमए डाटा की बात करें या बैलेंस शीट की बात करें, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने या कुछ बैंक्स ने, आरबीआई ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वहाँ पे बना रखा है, ठीक है? आपको उसी फॉर्मेट में वो सीएमए डाटा बनाना होता है या बैलेंस शीट बनानी होती है। बट जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। इसको आप अपने खुद, अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है? चलो दोस्तों, अब एक-एक करके इसके सारे जो भी इसके पार्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है? क्योंकि जब भी बैंकर के पास आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले तो आपकी समरी देखेगा, ठीक है? अगर आपकी समरी में उसको इंटरेस्ट होगा, तभी वो आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है? तो अब आपकी प्रोजेक्ट समरी में क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो आपकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस क्या है, जो आपकी जो आपका बिज़नेस है या फिर जो जिससे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो क्या आपकी कंपनी है या फर्म है या प्रोप्राइटर आपका बिज़नेस है, और फिर आप क्या एक्टिविटी करने वाले हो, क्या उसमें प्रोड्यूस करने वाले हो, ये सब आपको उसमें दिखाना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको दिखाना होगा कि आपकी क्या प्रोडक्शन रहेगी और कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, उसमें क्या टर्नओवर रहेगी, ये सारा कुछ आपको जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसमें दिखाना होगा। और टोटल आपके प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट रहेगी, और जो कॉस्ट है उसको आप कहाँ-कहाँ से, जो मीन्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब कहाँ-कहाँ से उस फंड्स को अरेंज करोगे, मैं कितना बैंक से फंडिंग कराओगे, कितना खुद से उसमें पैसा लगाओगे। तो ये सारा हमें अपनी जो भी हमारी एक समरी होती है प्रोजेक्ट की, उसमें सारा ये दिखाना होता है, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हमारा अगला जो आता है उसमें हमें दिखाना होता है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है? ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो हमने उसका एनालिसिस तो किया ही होगा कि हमारा जो, मतलब सपोज करो हम पेपर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ पेपर इंडस्ट्री के ऊपर, तो कि हमारा जो पेपर की क्या ग्रोथ है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जो इंडिया में आप उसे प्रोड्यूस ही ना कर सकते हो, ठीक है? वो इनलीगल बिजनेस हो, उस
उसका तो बैंक फंडिंग करेगा ही नहीं, वो तो पहले ही आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हम जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसका क्या स्कोप है, मतलब कहाँ उसकी ग्रोथ है, क्या उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाली है, इस तरह से मतलब हमें उसका पूरा एक स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट वहाँ पे डिटेल में देना होगा, ठीक है। और उसके क्या, इस प्रोडक्ट का क्या डोमेस्टिक मतलब क्या पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट में कितना क्या इसका स्कोप है, तो सारा डिटेल हमें उस स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में हमारा डालना होता है। और उसमें मतलब हमें सारे पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाने होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल बैटरी का लगाते हो, मतलब जो बैटरीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करते हैं, तो उसका जैसे अभी क्या होता है ना, उसका आने हमें लग रहा है कि फ्यूचर उसका बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए उसका हम पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे दिखाने वाले हैं। और इस तरह से मतलब आपका जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आपको अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट के आप मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हो, उसमें उसको डिटेल आपको एनालिसिस उसमें देना होगा, ठीक है। उससे अगला स्टेप आता है हमारे डिटेल ऑफ प्रमोटर, ठीक है। अब बैंक भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता है कि जो प्रमोटर्स हैं आपके, वो कितने एजुकेटेड हैं, उसको जिस भी इंडस्ट्री में आप प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो उस इंडस्ट्री में उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करनी कंपलसरी होती है। अगला स्टेप हमारा आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगला जो पार्ट होता है, उसमें हमें डिटेल देनी होती है कि हमें कितने लैंड की रिक्वायरमेंट हो गई, जो हमारी मशीनरी हो गई, उस जो भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें क्या क्या मशीनरी यूज़ हो गई, क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो हम कहाँ कहाँ से पूरी करेंगे, ये सारी डिटेल हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर डालनी होती है, ठीक है। उसके अंदर फिर अगला आता है हमारा मार्केट सिनेरियो। जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका क्या सिनेरियो है डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में, और अभी उसका सारा एनालिसिस आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो कितना रहने वाला है, तो इसकी कैलकुलेशन आपको दिखानी होगी कि आपका लैंड के लिए कितना फंड चाहिए, बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए, मशीनरी के लिए क्या लगेगा, और अदर जो खर्चे हैं आपके, जो कंपनी इन्फॉर्मेशन या प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो क्या टोटल आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको बैंक को एस्टिमेट लगेगा कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो कितने रुपए में लगने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने साथ साथ सारे स्क्रीन शॉट लगा रखे हैं। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने कैसे बनाई है, इसकी भी मैंने वीडियो अभी मैं बनाऊंगा बाद में, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फाइनेंशियल बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद एक कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है वो सारा हम देखेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें एक्चुअली बेसिक पता लग जाए, ठीक है, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, फिर तभी तो हम उसके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं पहले आपको बनाना स्टार्ट कर देता तो आपको फिर वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता जैसे आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उससे अगला जो हमारा पार्ट्स होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, होता है मीन्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कि जो भी हमें फंड्स लगेंगे हमारे, ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, नहीं सॉरी, जो भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके अंदर हमें जो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो हम कहाँ कहाँ से उसको अरेंज करेंगे फंड्स को। दोस्तों सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि जो आप खुद से लगाना वाले हो, ठीक है, क्योंकि कभी भी बैंक 100% फंडिंग नहीं करता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना फंडिंग करेगा, वो आपकी जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स हैं आपकी कंपनी के, या आपकी जो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना फंड करेगा, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो बैंक मैक्सिमम आपको 80% तक फंडिंग कर सकता है, बट मोस्टली बैंक क्या है वो 66.66% तक ही फंडिंग करते हैं, ठीक है, या 75 तक भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जो फाइनेंशियल हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो आपका बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स, ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी होती है और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाना होगा कि आपकी जो क्या कैपेसिटी है, आप कितना यूटिलाइजेशन उसका करोगे, और उस जितना आप यूटिलाइज करोगे उसके ऊपर आपका आउटपुट वॉल्यूम क्या आएगा और कितना आपका सेल होगा, ठीक है। क्या एक्सपेंसेस होंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से कितना आप लोन रिपेमेंट करोगे, कितना आप उसको बिजनेस में आगे यूटिलाइज करोगे, ये सारी चीज़ें आपको
उसमें दिखानी होगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं कैसे बनते हैं, मेरी आने वाली वीडियो में आप देखोगे सारा, ठीक है, कैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, ये सब हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। उससे अगला हमारा होता है जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में अपना ये दिखाओगे कि आपका जो भी सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, उस जो प्रोजेक्ट आप रन करोगे, ठीक है। बैलेंस शीट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस और अकाउंट आपने बना दिए हैं, बैलेंस शीट आपने बना दी है। अब इसके बाद आप कैश फ्लो आपको बनाना होगा कि जो कि आपके फंड्स हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे और उसको आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज करोगे। ये सारी चीज़ें बैंक आपका देखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इससे बैंक को भी आइडिया लग जाता है कि जो भी आपके फंड्स आएंगे, जो भी रिसिप्ट होंगे, क्या उससे आप जो भी बैंक लोन का इंटरेस्ट होगा या फिर उसका रीपेमेंट होगी प्रिंसिपल की, क्या आप उससे उतने प्रॉफिट कमा पा रहे हो कि उससे उसकी रीपेमेंट हो जाए, क्यों, ठीक है। अब उससे अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रेशो एनालिसिस का, ठीक है। इसमें हमें काफ़ी सारी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रेशोज होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखानी होती हैं। तो एक क्या इनका स्टैंडर्ड होता है वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमारी करंट रेशो है, करंट रेशो बैंक के लिए 1.33 टाइम्स गुड मानी जाती है, ठीक है। मान लो आपकी करंट एसेट आपकी करंट लायबिलिटी से 1.33 टाइम्स होनी चाहिए। ऐसे ही जो आपकी कैश रेशो है 1:1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो भी आपकी रेशोज हैं उसका आपको इसमें एनालिसिस दिखाना होगा कि आपके डेट टू इक्विटी रेशो क्या होगी, DSCR क्या होगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होगी, ये सारी रेशोज का आपको यहाँ पे एनालिसिस करना होगा, ठीक है, ताकि बैंक को आइडिया लग सके कि क्या कंपनी वाकई में जो लोन हम इसको दे रहे हैं उसका रीपेमेंट कर सकती है फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। और फिर अगला हमारा जो पार्ट आता है ब्रेक इवन का, तो इसमें हमें ये भी दिखाना होता है कि और बैंक भी इसको जानना चाहता है कि जो आपका ब्रेक इवन रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। आपने सपोज करा है कि आपने सेल कर रहे हो 100 करोड़ की, ठीक है, और वहाँ पे भी आपका ब्रेक इवन कवर नहीं हो रहा है और वहाँ पे भी आप लॉस कमा रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल बैंक यही जानना चाहता है कि आपकी मिनिमम सेल कितनी होनी चाहिए जहाँ पे आप नो प्रॉफिट और नो लॉस में आ जाए, ठीक है। और उससे लास्ट में हमारा होता है कैलकुलेशन। इसमें हमें यही दिखाना होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी, क्या वीकनेस रहेगी, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये सारी हमें मतलब एक तरह से उसमें शॉर्ट एनालिसिस एक तरह से दिखाना होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक मतलब बैंक को एक ये सोच लो कि इस लास्ट में हमें पूरी रिपोर्ट का जो मतलब निचोड़ है एक तरह से बोल सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखा कि हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स बनते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे दिखती है, वो सारा हम अपना आने वाली वीडियो में देखेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है एक पेपर इंडस्ट्री का, ठीक है। अब जिस भी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो उसका क्या है ना, उसका जो स्टेप बाय स्टेप है या जो उसका फॉर्मेट है वो लगभग सेम रहेगा, बट उसका जो अंदर का वो कंटेंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेपर की जगह स्टील का है तो स्टील का वो मटेरियल सारा वहाँ पे जो डाटा है वो स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा। या फिर जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करोगे अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर या जो एक्सपेंड कर रहे हो आप, तो अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो एक पेपर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो मैं जो पेपर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी रहने वाली है 300 टन पर डे के हिसाब से रहेगी, ठीक है। और जो पेपर इंडस्ट्री रहेगी वो राइटिंग पेपर रहेगा, ठीक है, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा हूँ। तो इसको बेस मान के हम सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले जो फर्स्ट पेज रहता है वो आपका सेम ऐसे ही रहेगा। उसमें क्या लिखा होगा कि आपकी कंपनी का नाम लिखा रहेगा और अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो हेडिंग है मतलब वो रहेगा, मतलब जैसा मैंने लिखा है 300 टन पर डे राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। तो ऐसे मैंने हेडिंग दिया, तो सबसे फर्स्ट पेज आपका ये रहने वाला है। तो दोस्तों उससे अगला आपका जो नेक्स्ट पेज रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उसमें क्या वो आपका एक इंडेक्स रहता है, ठीक है। मतलब आपने कौन से पेज नंबर पे क्या डाटा दिया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने इंडेक्स बनाया सबसे पहले समरी ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। जो भी मेरा पूरा प्रोजेक्ट है उसको मैं एक समराइज करके दूंगा, मतलब पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्रक्स मेरे समरी में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप सारे की डिटेल वहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो रहता है इंट्रोडक्शन रहेगा,
ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो मेरे पेपर से रिलेटेड इंडस्ट्री का सिनेरियो है सारा मैं उसमें डालने वाला हूँ। उसके बाद मेरा स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, मार्केट का सिनेरियो, इसको हम सारे को अभी वन बाय वन करके डिटेल में अभी सारा जानने वाले हैं। ठीक है। मीन्स ऑफ फाइनेंस क्या है, मतलब फंड्स कहाँ से आएंगे, प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट रहने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हमारी मूव करेगी, क्या क्या प्रॉफिट्स आएंगे उस प्रोजेक्ट से हमारे, तो और बैलेंस शीट क्या रहने वाली है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और डीएससी या रेशोज, नेट प्रॉफिट सेल रेशो, ये सारी हमारी वहाँ पे रहेंगी। वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रेक इवन क्या रहेगा हमारा, और जो भी हमारी प्लांट एंड मशीनरी उसकी पूरी डिटेल हम इसमें डालने वाले हैं। और कुछ जो हमें क्या वर्कर्स, कितने वर्कर्स वहाँ पे चाहिए होंगे, क्या मेरी वेजेस रहेगी, सैलरीज रहेगी, ये सारी डिटेल हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालने वाले हैं। तो दोस्तों इसी सारी को हम वन बाय वन करके अभी डिटेल में इसको सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारी मतलब फर्स्ट टाइप होता है प्रोजेक्ट समरी। ठीक है। तो मेनली आपका प्रोजेक्ट समरी के अंदर ही पूरे प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्रक्स आ जाता है। ठीक है। मान लो आपने जो भी डाटा इसमें डालना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है, मतलब जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, तो मेनली बैंकर जो होता है ना, आपको समरी से ही सब कुछ समझ आता है। तो समरी में आपका एक तरह से ये बोल सकते हो कि आपने पूरा क्रक्स इसमें डाल दिया है। ठीक है। तो उसके बाद वो डिटेल्स एक जस्ट ए फॉर्मेलिटीज़ के लिए, या उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसको डिटेल में समझेगा तो ही वो रेफर करेगा, अदरवाइज वो आपकी समरी से ही मतलब एक तरह से सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है। और समरीज मतलब आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब आपको उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए आपको समरी के अंदर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट समरी में जैसे मैंने बनाई है, तो सबसे पहले मेरी यूनिट है। ठीक है। मैंने कंपनीज का नाम लिख दिया, एड्रेस कहाँ पे है, हरियाणा मैंने डाल दिया। ठीक है। उसके बाद जो मेरी कंपनीज है क्या है, ठीक है, जो मैं बिजनेस प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ उसको किस फॉर्म में मैं रन करूँगा, मतलब मेरी प्रोप्राइटर फर्म रहेगी, पार्टनरशिप फर्म रहेगी, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। तो मैं क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद डायरेक्टर की डिटेल डाल सकते हो। और नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटीज़ है क्या रहेगी, फ्लफ एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, स्टील है, टिमटी मैन्युफैक्चरिंग है, इंगट्स है, लाइक दैट, जो भी है गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, जो भी आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हो, क्या एक्टिविटी करने वाले हो, क्योंकि वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया अपनी समरी के अंदर की जो अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो कैपेसिटी है मेरे प्रोजेक्ट की, 300 टन पर डे के हिसाब से। ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे है, ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या है कि 300 टन मेरी पर डे है, तो मेरी पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन रहने वाली है और मेरी रॉ मटेरियल क्या रहेगा, मतलब मोटा मोटा मैं इसमें सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अभी जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे एक साल के अंदर मतलब 365 होते हैं, उसमें से मेरी जो फैक्ट्री चलेगी वो 330 दिन चलेगी। ठीक है। क्योंकि बीच में ब्रेक डाउन भी रहते हैं बहुत सारे, मतलब कुछ परमानेंट कंपलसरी हॉलीडेज भी रहते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, आपको बंद करनी होती है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरी जो फैक्ट्री चलेगी वो 330 दिन चलेगी, और मैं फैक्ट्री को 24 घंटे चलाऊंगा। ठीक है। 3 शिफ्ट में चलाऊंगा। और मेरी एक दिन की जो कैपेसिटी है प्लांट की, 300 टन पर डे है। तो पूरे साल में 330 दिन में कितने टन हो गए, 99,000 टन। ठीक है, पर एनम। ये होगा कि अब मेरी जो कैपेसिटी है, वो मेरी जो नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, तो मेरी जो उसकी कैपेसिटी रहने वाली है 99,000 टन पूरे साल की रहने वाली है। ठीक है। अब ये मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए कि अब मेरे को इसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अजूम किया है कि जो मेरी रिकवरी रेशियो है, ठीक है, जो मैं पेपर के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, अगर मैं इसमें 100 टन डालूंगा तो मेरा 90 टन ही फिनिश गुड्स उसमें ही आएगा। ठीक है। और तो इसलिए मैंने 90 मतलब जो रिकवरी रेशो है मेरी वो 90% है, और 10% यहाँ पे वेस्टेज है। तो मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा 1,10,000 टन चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को एवरेज सेलिंग प्राइस मैंने डाल दिया कि जो मेरा पेपर का रेट है मार्केट के हिसाब से वो 31,300 पर टन है। तो मेरे साल की टर्नओवर यहाँ पे आ गई है 30,987। ठीक है। मतलब 309 करोड़ रुपए मेरी वहाँ पे टर्नओवर आ गई पूरे साल की। दोस्तों 309 करोड़ आपकी तभी आएगी अगर आप उसको फुल 100% कैपेसिटी पे चलाओगे। ठीक है। अगर आप इसको तो इसको अभी हम आगे आप मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे प्रोजेक्शन लिए हैं। ठीक है। प्रोजेक्शन जब आप बनाते हो तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले साल ही उसको 100% कैपेसिटी पे चला दोगे कि हमारी तो 310 करोड़ की टर्नओवर आ जाएगी साल की। ठीक है।
हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको चलाएंगे। पहले हमें 60% पे लेना पड़ेगा, फिर 75 पे लेना पड़ेगा, फिर इंप्रूवमेंट करेंगे तो मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी जो है 80-85 तक जा सकती है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपकी मैक्सिमम 90% तक कैपेसिटी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद हमारी जो पूरे ये मैंने दिखा दी कि मैं 310 करोड़ रुपए साल का इससे सेल करने वाला हूँ, जो मैं नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। मेनली जो बैंकर्स होता है उसको यही चाहिए होता है। दूसरा उसको क्या चाहिए होता है कि आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो मेरे जो पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 262 करोड़ यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो आप मैं ये 262 करोड़ है, ठीक है, ये मैं कहाँ से इसको रेंज करने वाला हूँ, कहाँ से लगाऊंगा और कहाँ बैंक से कितना मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, खुद की कितनी कैपिटल लगा रहा हूँ, ये सारा मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा। क्योंकि बैंक कभी भी 100% आपका लोन नहीं करता, कुछ शेयर आपको वहाँ पे डालना ही पड़ता है, जो कि अप्रोक्स 20-35% तक रहता है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ, बट मैं आपको 100 में से 60 रुपये लगाऊँ, मतलब 60% का ही मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं 75% का कर रहा हूँ, तो बाकी की आपको कैपिटल वहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये आपको डालनी भी होती है, अदरवाइज बैंक फिर आपका क्या होता है, पैनल इंटरेस्ट का क्लॉज डाल देता है और वो पैनल इंटरेस्ट आपका चार्ज करना वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मेनली हमने बात कर ली अभी समरी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कि अपना जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री की हमें यहाँ पे डिटेल डालनी है, ठीक है। ये सिनेरियो जो मैंने डाटा डाला है ये हिस्टोरिकल डाटा है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो करंट के हिसाब से। ये आपको जो टेक्स्ट है इसको आप अपने हिसाब से कोडिंग इसको सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर से, और ये सारा यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। मेनली आपको कोशिश क्या करनी है कि जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट है पेपर इंडस्ट्री को या सारे यहाँ पे आपको दिखाने हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका क्या स्कोप है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में क्या स्कोप है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया कि जो पेपर की कंजम्पशन बढ़ रही है अभी, ठीक है, क्योंकि बुक्स नई नई बुक्स के लिए पेपर चाहिए हमें, नोट पैड्स के लिए बुक्स चाहिए, प्रिंट मीडिया के लिए हमें पेपर चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट में इसकी अच्छी ग्रोथ है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पैकिंग के लिए चाहिए, एफडीआई बढ़ रहा है जो पेपर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे पेपर की कंजम्पशन बढ़ने वाली है। तो इस तरह से हमें मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दिखाने हैं कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा आपने ऐसे प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो इंडिया के अंदर बैन हो, उसका बिजनेस ही ना कर सकते हो, ठीक है। मतलब बैंक ये देखना चाहता है कि आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो क्या आपको उसके बारे में पता है, उसका क्या सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये मार्केट सिनेरियो कहाँ कहाँ पे आपकी कंजम्पशन बढ़ सकती है, ठीक है, और ये सारा डाटा आपको इसमें डालना है, ठीक है। और उससे अगला हमारा जो अगला नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हम दिखाएंगे जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है टोटल, ठीक है, कितनी है, 262 करोड़ है। और 262 करोड़ को हम कहाँ कहाँ पे इसको मतलब लगाएंगे, ठीक है। जैसे लैंड एंड साइड में हमारा 23 करोड़ जाएगा, बिल्डिंग में और सिविल वर्क में हमारा 22 करोड़ जाने वाला है, मशीनरी है जो हमारी वो 116 करोड़ की आएगी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 35 करोड़ के हैं, प्रीमियम एक्सपेंसेस 48 करोड़ 70,000 के। तो ऐसे करके हमें आपको जो है ना पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पे आपको सारी देनी होगी, ठीक है। अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो अभी मैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल नई प्रोजेक्ट की है, इसका कोई एग्जिस्टिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग नहीं था, बिल्कुल पूरे का पूरा नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता तो या आपने कुछ ऑलरेडी परचेज किया होता तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी इनकर्ड में इसको डालना होता, ठीक है, और टू बी इनकर्ड। अभी मेरे को पूरे का पूरा सारा ये कॉस्ट अभी इनकर्ड करना है, तो इसलिए मैं सब पूरे का डाटा इसमें इनकर्ड में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके जो मेरे पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है कितनी आ गई, 212 करोड़, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मीन्स ऑफ फाइनेंस में क्या है कि जो आप 262 करोड़ आप कॉस्ट आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल दी कि जो भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो 262 करोड़ का है, अब उसको आप कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हो, ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने दिखाया कि जो 65 करोड़ है वो खुद जो प्रमोटर है अपनी कैपिटल यहाँ पे लगा रहे हैं, उसके बाद जो टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल हम बैंक से मांग रहे हो 196 करोड़ यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा
उसके बाद हमारी जो आगे प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस एंड प्रोबेबिलिटी, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक मेन पार्ट्स होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बैंक देखता है कि आपने जो प्लांट लगा रहे हो उससे आप कितनी टर्नओवर आएगी, उसके बाद उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस आपके आएंगे, वो एक्सपेंसेस के बाद आपको क्या प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट में से कितना, मतलब इतना प्रॉफिट तो कम से कम आ रहा है ना कि आप बैंक का रिपेमेंट कर सको, प्रिंसिपल का एंड इंटरेस्ट का, ये सब ना। तो बैंक को देख रहे हैं ये पूरा जो फाइनेंशियल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो मेरी आप लास्ट मैंने सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर डाल रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरी प्रोजेक्शन फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं, कैसे क्या जम्पशन होती हैं, ये सारी चीज़ को आप देख के इसको बना सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। एक्सेल में मैंने इसको डिटेल में आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि पहले हमारा 3 महीने का रहेगा, ठीक है, जो 50% कैपेसिटी पे हमारा चलेगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में 70% आएगा, फिर 75 आएगा कैपेसिटी। तो ऐसा ही आपका जो भी आपकी फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, कभी भी आपकी 100% पे नहीं चलती, ठीक है। उस पर आपको मैक्सिमम अगर अच्छे हो तो 85 या 90% तक आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या क्या खर्चे रहेंगे, रॉ मटेरियल है, ठीक है, फ्यूल है, कंजम्पशन है, कैसे हम मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो एक्सेल में ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हूँ, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो इससे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, पूरा प्रॉफिट्स आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हमारा कैश एक्रूवल्स आ गई, डेप्रिसिएशन एड बैक हो गया, कितना आएगा हमारा सारा हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड तो हमारा क्या हो, कितना हमने खुद से पैसा लगाया, कितना हमारे रिजर्व्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी बैलेंस शीट आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और बैलेंस शीट के बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा कैश फ्लो, कि कहाँ कहाँ से आपके फंड कैसे मूव करेंगे, ये सारा आपको इसमें डिटेल में यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और कैश फ्लो के बाद आपके कुछ रेशोज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे DSCR रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है अगर आप लगा रहे हो, क्योंकि DSCR रेशो क्या होती है, वो आपको बैंक को बताती है भाई ये इतने प्रॉफिट कमा रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो पेड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेक इवन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अजम्पशन फॉर वर्किंग कैपिटल, आपको क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपका मतलब कितना होल्डिंग पीरियड रहने वाला है इन्वेंट्रीज का, और रिसीवेबल कितने दिन में कलेक्ट होंगे, आप वेंडर्स की पेमेंट कितने, उसके बेस पे आपकी वर्किंग कैपिटल डिसाइड होगी, कितनी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। तो ये सारा आप इसमें आपको डालना होगा वर्किंग कैपिटल की क्या। उसके बाद ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन आपको मैक्सिमम कितने % पे अपनी यूटिलाइजेशन चलानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 30% 35 चलाओ तो आपकी कंपनी जो वो प्रोजेक्ट है वो लॉस में जाए। तो आपको जो अपनी कैपेसिटी का ब्रेक, इसके हिसाब से 44% आपको यहाँ पे प्लांट को चलाना ही होगा, ठीक है। जो आपके ब्रेक इवन सेल आएगी वो 136 करोड़ आने वाली है, ठीक है, मतलब 44% आने वाली है। उसके बाद आपको जो लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल है वो सारी इसमें डाल देनी है, ठीक है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद ये सारी सैलरीज वेजेस कैसे कैलकुलेशन हमने की हैं ऑलरेडी वीडियोस के ऊपर मैं डाल चुका हूँ। और लास्ट में आपका रहेगा कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस। और इसमें आपको क्या है कि आपको लास्ट आपका पूरा क्रक्स आपको सारा डालना है, ठीक है। इसमें स्वोट एक थोड़ा सा आपको दिखा देना है कि क्या इस पेपर इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप लास्ट में डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने देखा कि एक पेपर इंडस्ट्री की हम कैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। और अगर ये फाइनेंशियल मैंने ऑलरेडी एक्सेल में पूरे डिटेल में आपको समझाए थे, लास्ट वीडियो मेरी अपलोड है और इस वीडियो में भी मैं उसमें ऐड कर दूँगा।